हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। बच्चों देखिए, जो चैप्टर हमारा गैर लाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण, ये हम लोग शुरू कर चुके हैं और इसमें कुछ क्लासेस हो गए जिसमें थ्योरी प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे और इस चैप्टर में जब भी न्यूमेरिकल की बात आएगी आपको जनरली ये तीन स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे: प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा। बच्चों जब भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा जनरली उसमें आप लोगों से आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए कहा जाएगा और इन दोनों को आप लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाते के आधार पर बनाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैसे तैयार होता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, कौन कौन सी मदें इसमें शामिल की जाती है, इन सब को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हैं, आज के क्लास को शुरू करते हैं। जी हाँ बच्चों, ये है आप लोगों के प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्रारूप। देखिए, जब भी हम किसी खाते के प्रारूप की बात करते हैं तो हम लोग खाता बनाते समय पेज को दो हिस्सों में बांट देते हैं बराबर। जब आपका बाएं साइड का जो हिस्सा होता है ये आपका ऋणी पक्ष कहलाता है और जो दाएं साइड का हिस्सा होता है ये धनी पक्ष कहलाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते के ऋणी पक्ष में दो कॉलम बनते हैं: प्राप्तियाँ, जिसको हम आगम भी कहेंगे, और धनराशि। ऐसे ही धनी पक्ष में दो कॉलम हम लोग बनाएंगे, एक भुगतान जिसको हम शोधन कहेंगे और धनराशि। प्राप्तियों में हम लोग प्रारंभिक शेष जो रोकड़ और बैंक का रहेगा, आयगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, इन मदों को शामिल करेंगे। भुगतान में हम लोग आयगत भुगतान, पूंजीगत भुगतान, अंतिम शेष जो रोकड़ और बैंक का रहेगा, इन मदों को शामिल करेंगे। बहुत सिंपल है ये। आप लोगों को बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते को तैयार करने की बात करेंगे हम लोगों को रोकड़ आधार लेकर के चलना है कि केवल और केवल नकद वाली मदों का हम इस्तेमाल करेंगे। अब मदें किसी भी प्रकृति की, चाहे वो आय प्रकृति की हो चाहे वो पूंजीगत प्रकृति की हो, सभी शामिल की जाएगी। जिस लेखांकन अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार किया जाता है उस अवधि का प्रारंभिक रोकड़ और बैंक शेष हमारा प्रारंभिक शेष कहलाता है और इसी से आपका प्राप्ति एवं भुगतान खाता शुरू होता है। इसी अवधि का जो अंतिम रोकड़ और बैंक शेष होता है वो अंतिम शेष कहलाता है और इसी शेष के साथ एक खाता बंद हो जाता है। अब बच्चों, ये आयगत प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, आयगत भुगतान क्या है, पूंजीगत भुगतान क्या है, इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमने आपके लिए लिस्ट भी तैयार करी है उन सभी मदों की जो उनके अंतर्गत आती हैं। एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ है। देखिए बच्चों, यदि बैंक शेष दिया होगा तो आप लोगों को क्या और कैसे ट्रीट करना है ये आपको बता चुके हैं हम। प्रारंभिक आप लोगों का ऋणी पक्ष में प्राप्ति वाले कॉलम में आएगा और अंतिम शेष जो बैंक वाला है वो भुगतान वाले कॉलम में आएगा, राइट। यदि बैंक अधिविकर्ष दिया हो तब, अच्छा अभी बैंक अधिविकर्ष क्या होता है? देखिए, कोई भी बैंक एक व्यापारी और एक संस्था को ये सुविधा देता है कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक धनराशि विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है। अब जो अतिरिक्त निकाली गई राशि होती है उसको ही हम लोग बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। जी हाँ बच्चों, किसी भी व्यापारी या संस्था का बैंक बैलेंस नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। बैंक बैलेंस पॉजिटिव होने का मतलब बैंक में पैसा है, उसको हम लोग बैंक शेष कहेंगे या बैंक में रोकड़ कहेंगे। और यदि बैंक बैलेंस नेगेटिव है इसका मतलब
कि बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, ये बैंक अधिविकर्ष कहलाएगा। ये माइनस वाला बैलेंस होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब यदि बैंक अधिविकर्ष प्रारंभिक है तो ये धनी पक्ष में भुगतान वाले कॉलम में आएगा, और यदि अंतिम शेष है बैंक अधिविकर्ष का तो ये ऋणी पक्ष में प्राप्ति कॉलम में आएगा। ठीक, बाकी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ बच्चों, आयगत प्राप्तियाँ, ये हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार करी है। इसमें वो सभी मदें हैं जो आयगत प्राप्तियाँ कहलाती है आपकी, राइट। इसमें चंदा, अब क्या होता है चंदा, ये ऑलरेडी हम आपको थ्योरी के क्लास में करा चुके हैं। गत वर्ष का, चालू वर्ष का, आगामी वर्ष का। जी हाँ, देखिए एक विशेष बात तो आप लोगों को प्राप्ति एवं भुगतान खाते की पता लग गई कि किसी भी प्रकार की मद हो, चाहे वो आयगत हो चाहे वो पूंजीगत हो, सभी मदों को शामिल किया जाएगा। दूसरी इसकी विशेषता है कि यदि हमें कोई प्राप्ति नगद में हुई है, अब वो किस अवधि से संबंधित है, इस बात का ध्यान हम लोगों को प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाते समय नहीं रखना होता है। जी हाँ, जो भी प्राप्ति आपकी हुई है उन सब का लेखाकरण है, भले ही वो प्राप्ति आपकी चालू वर्ष से संबंधित हो, बीते वर्ष गत वर्ष से संबंधित हो, आने वाले आगामी वर्ष से संबंधित हो। क्लियर। जबकि हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाते के बाद जब ये आय व्यय खाता बनाएंगे तो हम आय व्यय खाते में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितनी भी मदें होगी वो केवल और केवल चालू वर्ष से संबंधित होगी। पर यहाँ प्राप्ति एवं भुगतान खाते में इस बात का ध्यान नहीं रखना है। किसी भी अवधि की या किसी भी अवधि से संबंधित आपकी रकम है या मद है और वो हमें प्राप्त हो चुके हैं, हम उसका भुगतान कर चुके हैं, उसका प्राप्ति एवं भुगतान खाते में शामिल हम उसको करेंगे, उसका लेखा किया जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है प्रवेश शुल्क, सामान्य दान, सदस्यता शुल्क, प्रतिभूति पर ब्याज या निवेश पर ब्याज, निक्षेपों पर ब्याज। निक्षेप मतलब जमा, जो किसी संस्था की जमाएं होती है बैंक वगैरह में, उन पर मिलने वाला जो ब्याज है वो आयगत प्राप्ति कहलाती है। अंशों पर लाभांश, मनोरंजन से आय, नाटक से आय, टिकटों की बिक्री, किराया प्राप्त, पुराने अखबारों पुरानी पत्रिकाओं की बिक्री, पुरानी खेल सामग्री की बिक्री, घास की बिक्री, व्याख्यान से आय, सरकारी सहायता, अनुदान, विविध प्राप्तियाँ। जी हाँ, ये सभी मदें आपकी आयगत प्राप्तियाँ कहलाती है। अब प्रवेश शुल्क पर एक छोटा सा नोट है। देखिए ये जब हमने प्रवेश शुल्क क्या होता है समझाते हुए आप लोगों को बताई होगी ये बात, बाकी एक बार फिर आप लोग देख लेंगे कि यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं दे रखी प्रवेश शुल्क के बारे में तो सामान्यतः हम इसको आयगत प्राप्ति मानेंगे और आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में हम इसको दिखाएंगे। और यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना दी गई है इसको पूंजीगत मानने की तो हम इसको आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। राइट, याद रहेगी ये बात? आई होप आप लोग के बात याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट, पूंजीगत प्राप्तियाँ। जी हाँ बच्चों, अब पूंजीगत प्राप्तियों में आता है विशेष कोषों के लिए प्राप्तियाँ, विशिष्ट दान। ये भी आप लोग की हम लोग थ्योरी के अंदर चीज़ें सब समझा चुके हैं, करा चुके हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क, वसीयत से प्राप्ति, समर्पित कोष, स्थायी संपत्तियों की बिक्री, विनियोगों की बिक्री, ऋण, अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ। आई होप सब क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब यहीं पे एक छोटी सी बात और हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे आय व्यय खाते और आर्थिक चिट्ठा, इन दोनों को हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाते के आधार पर तैयार करते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दोनों प्रकार की मदें आती है, आयगत और पूंजीगत। क्लियर?
अब हम लोगों को क्या करना होता है, जब आय व्यय खाता बनाते हैं तब हम लोगों को प्राप्त एवं भुगतान खाते से जितनी भी आयगत मदें हैं उन सबको निकाल करके आय व्यय खाते में लिखना होता है, और बाकी जितनी भी पूंजीगत मदें हैं उनको हम लोग आर्थिक चिट्ठे में लिखते हैं। राइट? जी हाँ। आयगत यदि प्राप्तियां है तो हम इनको आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। सॉरी, पूंजीगत यदि प्राप्तियां है तो हम इनको आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, और यदि आयगत प्राप्तियां तो हम उनको आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आयगत भुगतान। इसमें दर एवं कर, वेतन एवं मजदूरी, कार्यालय व्यय, सामान्य व्यय, बैंक व्यय, अंकेक्षण शुल्क, कानूनी व्यय, छपाई एवं लेखन सामग्री, विद्युत व्यय, डाक एवं टेलीफोन व्यय, यात्रा व्यय, बीमा व्यय, मरम्मत एवं अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, विज्ञापन व्यय, खेल सामग्री, मनोरंजन व्यय, नाटक व्यय, अखबार एवं पत्रिकाएं, मानदेय का भुगतान, परितोषण वितरण मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, दान, विविध व्यय। जी हाँ, ये सभी मदें आपकी आयगत भुगतान के अंतर्गत आती है। और आयगत भुगतान की, जी हाँ, अगर हम बात करें प्राप्ति एवं भुगतान खाते से हम इनको उठा करके आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में ले जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, पूंजीगत भुगतान। इसमें स्थायी संपत्तियों का करें, पुस्तकों का करें, विनियोगों का करें, ऋण का पुनर्भुगतान, अन्य पूंजीगत भुगतान। जी हाँ, ये मदें शामिल होते हैं आपकी पूंजीगत भुगतान में। अच्छा बच्चों, पूंजीगत यदि कोई भुगतान हुआ है मीन्स कोई, अगर हम इसके लेखे की बात करें तो ये आय व्यय खाते में इसका लेखा नहीं होगा, इसका लेखा आर्थिक चिट्ठे में होगा। क्लियर? कब और कैसे, ये अब आपको आर्थिक चिट्ठा बनाते समय आपको समझाएंगे। अब कैसा फॉर्मेट होता है ये आप लोग समझ चुके हैं, कौन कौन सी मदें आती है ये समझ चुके हैं। अब किस प्रकार आपका प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिखाई पड़ता है, एक उदाहरण के साथ हम लोग समझ लेंगे। जी हाँ बच्चों, इस उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझेंगे प्राप्ति और भुगतान खाता किस प्रकार आप लोग को, बेसिकली हमने बताया ना कि आपको क्वेश्चन में आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करने के लिए पूछा जाएगा। प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपको ऑलरेडी गिवन होगा, दिया होगा, वो किस प्रकार होगा वो आप लोग को हम समझा रहे इस उदाहरण के माध्यम से। देखिए, अल्टीमेट स्पोर्ट्स क्लब का प्राप्ति तथा भुगतान खाता निम्नलिखित है। खाते का नाम सबसे ऊपर है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। जिस अवधि के लिए बना उस अवधि का जिक्र करते हुए हम लोग 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिल्कुल क्लियर करेंगे। ऋणी और धनी दो पक्ष हमारे। ऋणी पक्ष में प्राप्ति है, प्राप्तियों में प्रारंभिक शेष, प्रवेश शुल्क, चंदा, आजीवन सदस्यता शुल्क, दान, टूर्नामेंट हेतु दान, गवर्नर के समारोह हेतु चंदा, 8% स्थायी जमा पर ब्याज, खेल सामग्री का विक्रय, फर्नीचर का विक्रय, लॉकर किराया। जी हाँ, ये सभी मदें आपकी प्राप्तियां हैं। अब आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार की, ठीक, यहाँ हम लोग को अंतर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे हम आय व्यय खाता बनाएंगे इसके आधार पे हम लोगों को जितनी भी आयगत प्राप्तियां हैं वो आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में ले जानी है, और जितनी भी पूंजीगत प्राप्तियां वो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ले जानी है। क्लियर? उसके बाद किराया, बीमा प्रीमियम, खेल सामग्री, फर्नीचर, स्थायी जमा, टूर्नामेंट व्यय, किताबें, छपाई तथा लेखन सामग्री, अंतिम शेष।
अब ये सब भुगतान वाली मदें हैं, ये भी आयगत और पूंजीगत दोनों हैं। अब इसमें से जो आयगत मदें होगी वो हम लोग आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में ले जाएंगे, जो पूंजीगत मदें होगी पूंजीगत भुगतान होंगे, और जो आयगत मदें होगी उनको हम लोग आय व्यय खाते के ऋणी पक्ष में ले जाएंगे, और जो पूंजीगत मदें होगी पूंजीगत भुगतान होंगे उनको हम लोग आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ले जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब यदि हम लोगों को बिजनेस की कुछ एक सूचनाओं के आधार पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने के लिए कहा जाए तो किस प्रकार तैयार करेंगे, वो हम लोग अगले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चलिए, जी हाँ, इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि यदि हम लोग को कोई जानकारी दी गई हो और हमें कहा गया हो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करें तो किस प्रकार तैयार करेंगे। लिखा, निम्नलिखित सूचनाओं से प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। सूचना क्या क्या है देखिएगा। प्रारंभिक शेष क्लियर हम लोगों को, ऋणी पक्ष में जाएगा। चंदा प्राप्त ऋणी पक्ष में प्राप्ति कॉलम में आएगा। दान, विनियोग, क्रय। अब विनियोग क्रय का मतलब होता है भुगतान करना, तो ये हमारा भुगतान पक्ष में चला जाएगा। फर्नीचर उधार खरीदा, जी हाँ, उधार वाली कोई भी एंट्री या उधार का लेखा हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं करते, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। किराया चुकाया भुगतान में चला जाएगा, धनी पक्ष। वेतन चुकाया भुगतान, सामान्य व्यय भुगतान में चला जाएगा। डाक व्यय भुगतान में जाएगा। चालू वर्ष का बकाया चंदा, इट मीन्स प्राप्ति नहीं हुई है। गैर रोकड़ जितने भी मदें हैं उनका हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लेखा नहीं करेंगे, तो उसका भी लेखा नहीं होगा। वर्ष के अंत में बकाया वेतन इसका भी लेखा नहीं होगा। प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ प्राप्ति कॉलम में, विविध व्यय भुगतान कॉलम में, स्टेशनरी भुगतान कॉलम में, अंतिम शेष भुगतान कॉलम में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी सारी मदें कि कौन किधर जाएगी। ठीक, अब इसको हम लोग आगे चल के प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अच्छा, अब हम लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन की डिटेल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग इसमें देख चुके हैं कौन सी प्राप्ति की मद है, कौन सी भुगतान वाली मद है और कौन सी गैर रोकड़ वाली मद है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, जब भी हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाते को बनाने की बात करेंगे तो आप हमेशा रोकड़ आधार को ध्यान रखिएगा। केवल उन्हीं मदों का हम इस खाते में लेखा करते हैं जो केवल और केवल रोकड़ में हो, राइट। जो गैर रोकड़ मदें हैं, जैसे कोई बकाया है, कोई उधार है, उसका भी इसमें लेखा नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। चलिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको हम लोग आगम शोधन खाता भी कहते हैं, का फॉर्मेट हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे और इससे जो भी मद है उसको लेकर के इसमें लेखा करते चलेंगे। आइए, सबसे पहली जो मद दी है वो दी है प्रारंभिक शेष। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्रारंभिक शेष ऋणी पक्ष में आता है और अंतिम शेष धनी पक्ष में आता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे प्रारंभिक शेष। रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में,
रोकड़ हाथ में कितनी है? 5,000। रोकड़ बैंक में 25,000। इसके बाद दूसरे मद चंदा प्राप्त हुआ, ये प्राप्ति वाली मद है, तो हम लोग इसको ऋणी पक्ष में लिखेंगे। चंदा गत वर्ष 5,000, चालू वर्ष 1,50,000, आगामी वर्ष 10,000, टोटल 1,65,000। आई होप समझ में आई होगी ये बात। बच्चों देखिए, हम बता चुके हैं आपको कि जब प्राप्ति एवं भुगतान खाते की बात करते हैं तो ये किसी अवधि विशेष को कंसिडर करके नहीं चलता। ये केवल और केवल नकदी में जो मदें है उनको लेकर के इसका लेखा किया जाता है, इसमें लेखा किया जाता है। राइट। तो चंदा आपका गत वर्ष का हो, चालू वर्ष का हो, आगामी वर्ष का हो, सभी हम बता चुके हैं आपको कि जब प्राप्ति एवं भुगतान खाते की बात करते हैं तो ये किसी अवधि विशेष को कंसिडर करके नहीं चलता। ये केवल और केवल नकदी में जो मदें है उनको लेकर के इसका लेखा किया जाता है, इसमें लेखा किया जाता है। राइट। तो चंदा आपका गत वर्ष का हो, चालू वर्ष का हो, आगामी वर्ष का हो, सभी जितने भी आपको प्राप्त हुए आपको यहाँ लेखा करना होगा। जबकि आय व्यय खाते के अंदर हम केवल और केवल चालू वर्ष की मदों का जिक्र करते हैं, मदों का लेखा करते हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं दान। जी हाँ, ये भी आपकी प्राप्ति है, ऋणी पक्ष में आएगा 35,000। विनियोग क्रय, क्रय मतलब कि आपने पैसे का इस्तेमाल किया है, यह खर्चा है, भुगतान है, ऋणी पक्ष में धनी पक्ष में आएगा। विनियोग क्रय लिख सकते हैं आप लोग। देन इसके बाद फर्नीचर उधार खरीदा, ये मद नहीं आएगी क्योंकि उधार वाली है। इसके बाद किराया चुकाया। जी हाँ, किराया कितना? 20,000, ये भुगतान है। वेतन चुकाया, वेतन भुगतान है। इसके बाद अच्छा, वेतन में भी देखिए एक छोटी सी एडजस्टमेंट दी है, इसमें गत वर्ष का वेतन 1,500 शामिल है। हम फिर आपको याद दिलाएंगे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अंदर हम लोग किसी अवधि विशेष की रकम नहीं लिखते। हम लोग जिस लेखा वर्ष में इसको तैयार करते उस लेखा वर्ष में प्राप्त सभी रकमें, भले वो उसी वर्ष से संबंधित हो, गत वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्ष से संबंधित हो, सभी को हम लोग अपने लेखे में शामिल करते हैं। राइट। चलिए आगे, वेतन के बाद है सामान्य व्यय। एक 1,000। इसके बाद है डाक व्यय 2,000। चालू वर्ष का बकाया चंदा, जी हाँ, गैर रोकड़ मद है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ये वाली हम लोग नहीं लिखेंगे। एक हमारा ऊपर था। नेक्स्ट, वर्ष के अंत में बकाया वेतन, ये भी गैर रोकड़ है, इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद है प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ। हाँ, प्राप्ति है,
तो आप इसे ऋणी पक्ष में लिखेंगे। विविध व्यय है धनी पक्ष में, भुगतान है 2800 रुपया। उसके बाद है स्टेशनरी भी व्यापार के लिए, संस्था के लिए खर्चा होता है 2200 रुपया। और लास्ट में अंतिम शेष किधर आते हैं? जी हाँ, आगम शोधन खाते के धनी पक्ष में। तो अब हम लोग इसको खत्म करेंगे, मीन्स इसको बंद करेंगे अंतिम शेष के साथ। अंतिम शेष हम लोगों को हस्तस्थ रोकड़ दे रखी है, हस्तस्थ रोकड़, जिसको रोकड़ हाथ में कहते हैं 12,000। अब इसका टोटल हम लोग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आपको एक बात और बता दें कि दोनों साइड का टोटल इसका बराबर आना चाहिए। अब देखिए, हमने कहा था कि प्रारंभिक शेष आप लोगों का ऋणी पक्ष में लिखा जाएगा और अंतिम शेष आप लोगों का धनी पक्ष में लिखा जाएगा। अंतिम शेष में हतस्थ रोकड़ हमारे पास है। अब हमें बैंक में रोकड़ ज्ञात करनी होगी। रोकड़ बैंक में हम लोग दोनों का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो अंतर आएगा वो हमारा रोकड़ बैंक में कहलाएगा। और यदि दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाता है तो यहाँ डैश लगा देंगे। इसका मतलब कि आपका बैंक में रोकड़ नहीं है। क्लियर? चलिए, टोटल आप लोग का लगा है जी हाँ, 2,32,500 का टोटल बनेगा। और जबकि इधर के टोटल की यदि हम लोग बात करें, इधर का टोटल हमारा ये बना है आपका 1,41,000। अब इस वाले टोटल से इस वाले टोटल को हम लोग माइनस कर देंगे। सॉरी, 41,500, सॉरी भाई, सॉरी, 41,500। ये बना आपका टोटल आपका। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, आज न्यूमेरिकल की पहली क्लास थी आपकी, और ये क्वेश्चन आप लोगों का बेसिकली ये अकाउंट आपसे बनाने के लिए कहा नहीं जाता। ये ऑलरेडी इस फॉर्म में आपको मिला हो, तो कुछ समायोजनों के साथ आप लोगों को जनरली जो पूछा जाता है वो है आय व्यय खाता। अब इस खाते के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है और आपको बता दें कि इस खाते को कैसे आप तैयार करते हैं और कौन कौन से इसके अंदर मदे दिखाई जाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे।